फार्मूला। लेकिन फार्मूला के पहले आप पढ़े होंगे एक होता है सिंबल। नाम सुने होंगे सिंबल। सिंबल मतलब प्रतीक। सिंबल मतलब प्रतीक। प्रतीक का मतलब आप पढ़े होंगे कि क्या होता है कि जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में जो बड़े बड़े नाम होते हैं, क्या होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, उसको क्या करना है, छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह अपनाए गए। बड़े नाम को छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए, चिन्ह अपनाए जाते हैं। उन्हीं चिन्हों को सिंबल यानी प्रतीक करते हैं। बात समझ आ रही है? हमारे हाइड्रोजन को एस लिखते हैं, ऑक्सीजन को ओ लिखते हैं, नाइट्रोजन को एन लिखते हैं, तो इसी को सिंबल करते हैं। क्या कहते हैं? सिंबल यानी प्रतीक करते हैं। अब बात आई फार्मूला। किसकी? फार्मूला। तो फार्मूला का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंबल। किसका ग्रुप है? सिंबल। ग्रुप ऑफ सिंबल यानी प्रतीकों का समूह जो क्या करता है, विच रिप्रेजेंट अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। बात समझ में आया? यानी फिर कहा जाए तो प्रतीकों का वह समूह। किसका वह समूह? प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक संगठन को व्यक्त करता है, उसी को फार्मूला कहते हैं। बात समझ में आया? तो हम कह सकते हैं ये हो गया ग्रुप ऑफ सिंबल। ग्रुप ऑफ सिंबल विच रिप्रेजेंट प्रस्तुत करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। बात समझ में आ गया? लिखा गया है ग्रुप ऑफ सिंबल्स यानी प्रतीकों का समूह। किसका समूह? प्रतीकों का समूह विच रिप्रेजेंट जो प्रस्तुत करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, किसी यौगिक के या यौगिक के जो रासायनिक संगठन को व्यक्त करता है, उसी को क्या कहते हैं? फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मूला कहते हैं। जैसे मान लो यह है H2O। क्या है? H2O। ठीक है, तो H2O में क्या है? ग्रुप ऑफ सिंबल्स यानी कि हाइड्रोजन का भी सिंबल है और ऑक्सीजन का भी सिंबल है। किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का सिंबल है और ऑक्सीजन का सिंबल है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? किसको प्रदर्शित करता है? पानी को। पानी के रासायनिक सूत्र को प्रदर्शित करता है। मान लो ये कहा जाए NH3, ये है अमोनिया। क्या है ये? NH3 यानी अमोनिया। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? अमोनिया को कहता है। बात समझ में आया? तो ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। क्या हो गया? फार्मूला हो गया। तो हम लोग को इस सेशन में पढ़ना है कि जो फार्मूला हालांकि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 2 प्रकार के फार्मूले की चर्चा की गई है। बात समझ में आ गया? तो जो अगर फार्मूला देखेंगे तो जो फार्मूला होता है वह 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? 2 प्रकार का फार्मूला होता है। अगर देखा जाए कि फार्मूला होगा 2 प्रकार का। एक को कहेंगे इम्पेरिकल फार्मूला। फार्मूला क्या प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला वाला इम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, कौन फार्मूला? इम्पेरिकल फार्मूला। इसको कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। कौन सूत्र? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है ऐसा फार्मूला। कैसा फार्मूला? ऐसा फार्मूला जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों को उनके अनुपात के रूप में व्यक्त करता है। बात समझ में आ गया? किसके रूप में प्रदर्शित करता है? अनुपात के रूप में प्रदर्शित करता है, उसी को एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। बात समझ में आया? तो देख सकते हैं इसमें क्या होता है? ऐसा फार्मूला जो क्या करता है? सिंपल रेशियो ऑफ एटम। ठीक है, ऐसा फार्मूला। कैसा फार्मूला? ऐसा फार्मूला जो क्या करता है? यौगिक में उपस्थित तत्वों को उनके अनुपात के रूप में प्रदर्शित करता है। किसके रूप में? अनुपात के रूप में, सिंपल रेशियो के रूप में प्रदर्शित करता है, उसी को मूलानुपाती फार्मूला यानी इम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर
फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब अगर कहेंगे तो ऐसा फार्मूला, कैसा फार्मूला? ऐसा फार्मूला जो उस यौगिक में उपस्थित तत्वों का एग्जैक्ट नंबर प्रदर्शित करता है। क्या करता है? एग्जैक्ट, EXA, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, ठीक है। कह सकते हैं कि ऐसा फार्मूला जो उस तत्व में, उस यौगिक में उपस्थित तत्वों के वास्तविक परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। वास्तविक परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो ये है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की एक अणु है ये फार्मूला, देख रहे हैं। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4। बात समझ में आ गया? तो इसी को कहते हैं कौन फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कह सकते हैं कि ऐसा फार्मूला जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या पता चलती है, उसी को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये 2 प्रकार के फार्मूला है। अब हम लोग को क्या करना है, जो आपकी किताब में है वो दिया हुआ है कि परसेंटेज, मतलब कोई यौगिक है जिसमें तत्वों की प्रतिशतता ऊपर दिया गया हो, कोई यौगिक है जिसमें तत्वों की प्रतिशतता दी गई हो, और उस प्रतिशतता से हम कैसे इंपेरिकल फार्मूला बना लेंगे और कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे, इसकी चर्चा करनी है हमको। बात समझ में आ गया? फिर समझिए बात को। क्या कहते कि यदि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की परसेंटेज वैल्यू दिया हो तो उसकी सहायता से हम उस यौगिक के इंपेरिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे, और जब इंपेरिकल फार्मूला बन जाएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे, यही हम लोग को सीखना है। बात समझ में आ गया? तो ये तो आप समझ गए इंपेरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये तो आप जानते हैं। यही डालेंगे फॉर्मेशन, निर्माण ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला फ्रॉम मास परसेंट इन कंपाउंड। क्या लिखा गया? फॉर्मेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला फ्रॉम मास परसेंट इन कंपाउंड। कैसे हम क्या करेंगे? इंपेरिकल फार्मूला बनाएंगे जब उनके उसमें उपस्थित तत्वों के परसेंटेज वैल्यू दिया हो। परसेंटेज वैल्यू दिया हो तो कैसे हम क्या करेंगे? उस तत्व को, उस यौगिक के इंपेरिकल फार्मूला यानी मूलानुपातिक सूत्र बनाएंगे। बात समझ में आ गया? तो इसके लिए जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख लो। अच्छा, वहां क्वेश्चन लिख लो। इफ देखो, इफ एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड, इफ एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड सो प्रदर्शित करता है, सो कैल्शियम 36%, क्लोरीन 64%। If calcium
36% and calcium 64%. Find out empirical formula of the compound. Find out empirical formula of the compound. Find out empirical formula of the compound. Empirical formula of compound. ठीक है, ठीक है, तो हम लोग सामने क्या मिला कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक तत्व है, एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है जिसका एनालिसिस किया गया। क्या किया गया है? एनालिसिस किया गया है। और एनालिसिस के दौरान यह मिला है कि उस तत्व में कैल्शियम 36% है, कितना है? 36% है। क्लोरीन है 64%। बात समझ में आया? तो हमको क्या करना है, उस परसेंटेज वैल्यू से उस यौगिक का क्या निकालना है? एम्पिरिकल फार्मूला। क्या निकालना है? एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि मूल अनुपाती सूत्र निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? सीरियसली देखना, समझना। क्या करना है, हम सबसे पहले ऐसे टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे तो एक तरफ लिखेंगे एलिमेंट, दूसरी तरफ लिखेंगे मास परसेंटेज, ठीक है, और ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ये हो गया। और लास्ट है सिंपल रेशियो ऑफ एटम। बात समझ में आया? अब जैसे कि आपको प्रश्न में मिला हुआ है कि कैल्शियम कौन कौन तत्व उपस्थित है? 2, कैल्शियम और क्लोरीन। तो यहां लिख देंगे कैल्शियम और यहां लिख देंगे क्लोरीन। बात समझ में आया? ध्यान से समझना इस चीज को। अब सामने देखिए कैल्शियम की परसेंटेज कितना है? 36%, ठीक है। ये देखना हमेशा बाई मास लाना, मास परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा तो ये करेंगे। अब क्या दिया रहेगा? मास परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग करेंगे। तो मास हो गया 36%, किसका है? कैल्शियम का। क्लोरीन का हो जाएगा कितना? 64%। ये क्या है? मास परसेंटेज। कब मिला था? एनालिसिस के दौरान, विश्लेषण के दौरान, जब विश्लेषण किया गया था तब मिला था। बात समझ में आया? अब देखिए आया दूसरा, ये वाला आया, क्या निकालना है? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, यानी कि अपेक्षित परमाणुओं की संख्या। रिलेटिव तुलनात्मक होता है, अपेक्षित होता है। तो उसके लिए क्या करना है, जो परसेंटेज वैल्यू दिया हो, जो परसेंटेज वैल्यू दिया हो उसमें हम क्या करते हैं, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, परमाणु भार से। किससे? परमाणु भार। परमाणु भार समझते ही है। तो इसमें क्या है? 36% है और ये हो गया 36, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। ये हो गया 40, ठीक है। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.90, 0.90। बात समझ में? किससे भाग देना है? कि से एटॉमिक वेट से। एटम और मॉलिक्यूल बनता है ना, तो उसके क्या करना है, उसमें मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट से भाग देंगे, ठीक है। तो ये आपको आ गया, और कितना? 0.9। यहां देखिए फिर इसके लिए करेंगे तो इसका परसेंटेज था 64। कैल्शियम का कितना होता है? हाँ 35.5, ये 35.5 आ गया। तो इसको जब भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1.80। डिवीजन भागना तो आपको क्लियर है, बात समझ में आया? तो ये भाग देते हैं, तो ये चीज हो गया। अब इसमें देखिए जो ये वाला पोर्शन है, सिंपल रेशियो ऑफ एटम।
कौन है, सिंपल रेशियो ऑफ एटम में। अब हमको क्या करना होता है कि यहाँ जो ये वाला आया है, इन दोनों में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी तत्व हो तो सबका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आया होगा। उसमें जो सबसे कम वाला रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे कम वाला रहेगा उसी से बारी बारी हम सब में भाग देते हैं। इसमें ये 0.9 है और ये 1.80 है, तो कौन सा कम है इसमें, 0.9। तो क्या करेंगे, तो सिंपल रेशियो ऑफ एटम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 0.90 अपॉन 0.90, बात समझ में आया, कितना आया 1, कितना आया 1। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, इसमें हमको फिर इसी से भाग करना है, तो दूसरा वाला 1.80 अपॉन कितना 0.90, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। बात समझ में आया। तो हम लोग पास क्या आया, सिंपल रेशियो ऑफ एटम 1 और 2 आया, 1 और 2 आया, यानी कि इसमें क्या होगा, इसका अगर देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला तो CaCl2। बात समझ में आ गया। ये कौन है एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र, कौन ये एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र हो गया ये CaCl2। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने कहा, हम लोग जो आज पढ़ना शुरू किए उसमें यह पढ़े, क्या पढ़े कि जब किसी यौगिक में उसके उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा दी गई हो, क्या दिया गया हो, प्रतिशत वैल्यू दी गई हो, तो उसका हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र बनाएंगे। आप किसी के लिए क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमने बताया क्या करना, हम टेबल बनाते हैं, ऐसे टेबल बना लेंगे और टेबल में तत्वों को लिखेंगे, उसके सामने उनकी परसेंटेज वैल्यू लिखते हैं, डोंट राइट, उसके सामने क्या करें, उसकी परसेंटेज वैल्यू लिखते हैं और परसेंटेज वैल्यू लिखने के बाद ये वाला क्या करेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम के लिए क्या किया गया, जो भारात्मक प्रतिशतता रहती है उससे उसके एटॉमिक वेट से क्या करते हैं, भाग देते हैं और भाग देते हैं जो संख्या आती है उसके सामने लिखते हैं। क्लियर। उसके बाद जो लास्ट है सिंपल रेशियो ऑफ एटम, इसके लिए हमने क्या किया कि जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आया था उस पर फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं कि सबसे छोटा वाला कौन है, सबसे छोटा वाला कौन है। तो उस छोटे वाले नंबर से जितना आया था बारी बारी से सब हम भाग देते हैं। तो यहाँ 0.9 है और 1.8 है, तो सबसे छोटा हो गया 0.9। तो 0.9 से देखिए 0.9 से फिर 0.9 से भाग देंगे 1 आ जाएगा और यहाँ जाएगा 0.180 में 0.9 से भाग देंगे तो आएगा 2। बात समझ आ गया। तो ये क्या है, सिंपल रेशियो ऑफ एटम है, ठीक है। तो 1/2 का आ गया, यानी इस यौगिक का जो फार्मूला होगा वो होगा CaCl2, यानी 1/2 का, एक कैल्शियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। तो इस प्रकार से हम एम्पिरिकल फार्मूला बना देंगे, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं लीजिए। याद होगा कौन टेबल बना रहा है, टेबल आपको याद होगा। एक क्वेश्चन लिखिए, सब लोग लिखिए। तो ठीक है, देखिए एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड, एनालिसिस विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड शो प्रदर्शित करता है नाइट्रोजन 25.9
94% and oxygen 74.06%. Nitrogen 25.94% and oxygen 74.06%. Is clear? Find out the empirical formula of that compound. Find out empirical formula of that compound. ठीक हो गया। टेक्सर्स हम लोगों ने क्या किया, इसका परसेंटेज हमने लिखा के इसको करके और एम्पिरिकल फार्मूला निकाल दिया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन लिखो। तो अब तेज लगाना, तेज कोशिश करना। लिखो आर एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड, एक यौगिक का विश्लेषण करने पर ऑन एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड वी हैव ए डाटा, हमारे पास एक डाटा प्राप्त हुआ शो जो प्रदर्शित करता है कार्बन 52.18%, कार्बन 52.18%, हाइड्रोजन 13.04% एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन, शेष जो बचा है वो ऑक्सीजन है। रिमेनिंग ऑक्सीजन, शेष बचा ऑक्सीजन है। फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। रिमेनिंग इज ऑक्सीजन, रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों जोड़ना 100 से माइनस करेगा तो कितना होगा बताओ। हाँ, तो इसमें हम लोग पास आ गया 34 यानी 34.78, ये परसेंटेज हो गया ऑक्सीजन का। अब इसी तरह करके और क्या करेंगे हम जरा उस कार्बन की प्रतिशतता 52.18, हाइड्रोजन का है 13.04, ऑक्सीजन का है 34.78%। कितना हो गया। उसके बाद से हम लोग पास आया था। तब तीसरे वाले सेगमेंट में जाते हैं तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करना था हम लोग को, एटॉमिक वेट से भाग देना। ठीक है, तो ये है 52.18। क्या है ये, क्या है ये, कार्बन है। कार्बन कितना होता है 12 यानी 12 होता है। कितना आएगा इसका 4.0, तेज बोलना 34। ये वाला है हाइड्रोजन का है 13.04, इसका कितना होता है 1 होता है, कितना हो जाएगा। ये तो बहुत आसान भाग हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का 34.78 किसे भाग देंगे 16 से, कितना आया, कितना 2.17। ठीक है, अब इसमें क्या है, लास्ट वाले में जाना है हम लोग को। लास्ट वाले सबसे छोटा भाई को ढूंढना है, सबसे छोटा वाला भाई को देखना है। तो 4.34 है, 2.17 है और ये 13 ही है। तो 2.17 सबसे छोटा भाई है इसका, यही बना। तो भाई बारी बारी करना है। तो ये हो जाएगा 4.34 और जो बटा हो जाएगा 2.17, इसका हो जाएगा 13.04 अपार हो जाएगा 2.17 और इसका होगा 2.17 अपान 2.17। इसका करोगे तो 1 आ जाएगा, सबसे ऊपर वाले का 2 और इसका आ गया 6।
261 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हो जाएगा क्या लिखेंगे, तो एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज क्या हो जाएगा, C2H6O। ये हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद से और लगाओगे सवाल, बहुत धीरे धीरे लगा रहे थे। चलो एक सवाल लगा देता हूं। बोले कि डायरेक्ट परसेंटेज लिख दो, उसका हल कर लेना, डायरेक्ट परसेंटेज को हल करना। ठीक है, इसमें अगर देखोगे तो कार्बन है 66.7, हाइड्रोजन है 11.1 और शेष ऑक्सीजन है, तो जोड़ के घटा लो, शेष ऑक्सीजन है तो उसका निकालो फार्मूला। तो तेज गुना बात करो, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर, बात नहीं, फार्मूला फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। क्या लिखा आपने, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि मूल अनुपाती जब सूत्र आ जाता है, कौन सूत्र आता है, मूल अनुपाती सूत्र आ जाता है, तो उसमें उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला का निर्माण कैसे करेंगे। मूल अनुपाती सूत्र आ जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला आ जाता है, तो उसके अनुसूत्र का हम निर्माण कैसे करेंगे। बात समझ आया, उसका अनुपात दिया हो तो, मॉलिक्यूलर वेट दिया हो तो, ठीक है। और हम अनुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जान ही रहे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या, ऐसा फार्मूला, कैसा फार्मूला, ऐसा फार्मूला जो उस तत्व के एक, उस यौगिक में, यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, तो उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। बात समझ आ गया, तो वही चीज हम लोग को निकालना है। तो एक ये सीधे हम लोग देख लेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब ऐसा है, ये ऐसे लिखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, इक्वल हो जाता है एम्पिरिकल फार्मूला, और बाहर लगा देंगे ऐसे एन, ठीक है। और एन बराबर होता है, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है एम्पिरिकल फार्मूला ब्रैकेट के बाहर एन, और एन बराबर लिखा गया है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। बात समझ में आ गया। अब देखो लिख लिए ये पूरा। अब क्या करना है कि जैसे क्या हो गया, हमारे पास जो हमने जो परसेंटेज वैल्यू से एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किए, और एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिए, तो उसका जो मास आएगा वो क्या आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। और प्रश्न में कभी ऐसे दिया रहता है कि उसका क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर वेट है वो दे दिया है, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए चाहे मॉलिक्यूलर मास चाहिए, दे दिया हो तो दे करके, और इससे हम भाग दे देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो जो संख्या एन आएगी अब उसको वहां रख देते हैं। तो उसके बाद से क्या करा, फार्मूला से मान लो कि कोई एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला AXBY आया है,
कोई एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, AX/BY आया है, ठीक है। और इसके लिए हमने n की वैल्यू कैलकुलेट की, मॉलिक्यूलर मास हमारे एम्पिरिकल फार्मूला मास, और n का वैल्यू जो है n बराबर 2 आ गया, n बराबर क्या हो गया 2 आ गया। तो हमारे फार्मूला था क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर आपने लिखा था, क्या लिखा था, एम्पिरिकल फार्मूला यानी AX और BY, और यहां हो जाएगा n, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहां हम क्या करेंगे, तो यहां करेंगे तो इससे इसमें भी गुणा हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, AX n हो जाएगा और BY n हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो अगर वैल्यू 1 और 2 में तो उससे हम गुणा कर लेंगे, इसमें भी हो जाएगा, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो पहले ऐसे जो यूपी बोर्ड की परीक्षा थी उसमें फार्मूला सवाल आता था, लेकिन अब इस पे क्वेश्चन आना नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, पूरी किताब ढूंढ लेंगे आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यह है कि हमको प्रक्रिया जाननी थी, हमको क्या है प्रक्रिया जाननी है कि कैसे हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला रहेगा तो उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो n की वैल्यू के सब कैलकुलेट करके और उस हिसाब से उसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके उसमें आपके एनसीईआरटी में एक जो क्वेश्चन है, परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, तो उसको हल कर लेंगे, बाकी हम असाइनमेंट एक आध दिन में दिलवाते हैं तो उस पर आपको अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। बात समझ में आ गया। तो आप क्या करेंगे, आज पढ़े फार्मूला पढ़े हैं, 2 प्रकार के फार्मूला पढ़े हैं, और फार्मूला बाद उसके आपने पढ़ा है कि फार्मूला में प्रतिशत वैल्यू आपका एलिमेंट दिया है, तो उससे हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, और एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। बात समझ में आया। एक चीज और ध्यान देंगे, जिन जो